हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सी ए करिश्मा बंसल फ्रॉम माई फ्यूचर एकेडमी। अपन लोगों का लास्ट टॉपिक फंक्शनल स्ट्रक्चर तक हो गया था। आज अपन को डिविजनल स्ट्रक्चर से चालू करना है। डिविजनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर में अपन ने देखा था एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत बड़ी है और एक ही प्रोडक्ट में काम कर रही है, उसके लिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब फंक्शन के बेसिस पे डिवीजन होता है। अब ये डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर जो डिविजन्स हो रहे हैं ना, वो किसके बेसिस पे हो रहे हैं? प्रोडक्ट के बेसिस पे हो रहे हैं। मतलब ये वाली ऑर्गेनाइजेशन कहाँ काम आएगी, ये वाला स्ट्रक्चर कहाँ काम आएगा? जब आप लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हो तो आप लोगों को डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। ठीक है, रीड करते हैं। मैनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विद डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ हैव रीऑर्गेनाइज देमसेल्फ अवे फ्रॉम द सिंपलर एंड बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर टूवर्ड्स अ डिविजनल स्ट्रक्चर। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ में काम कर रही थी, उन्होंने खुद को फंक्शनल स्ट्रक्चर से किस में शिफ्ट कर लिया है? डिविजनल स्ट्रक्चर में शिफ्ट कर लिया है। ठीक है, डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड इज कॉल्ड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। समझ आया? अपन जब अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रोडक्ट्स के बेसिस पे, कि जैसे अपन लोग यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पे सोप बना रहे हैं तो सोप का अलग बन ले लिया। जैसे ये नीचे वाला ही ले लेते हैं अपन एग्जाम्पल। जैसे कॉस्मेटिक में काम करे तो कॉस्मेटिक का एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया, गारमेंट में काम करे तो गारमेंट का एक अलग, फुटवेयर में काम कर रहे हैं तो फुटवेयर का एक अलग, और स्किन केयर में काम करे तो स्किन केयर का एक अलग। इस तरह से अपन लोगों ने क्या किया? प्रोडक्ट के बेसिस पे डिपार्टमेंट को अलग अलग कर दिया। आगे आते हैं, फिर इस हर डिपार्टमेंट में फिर अलग अलग और डिपार्टमेंट हो जाते हैं। जैसे ये वाले HR, मार्केटिंग, R&D, परचेजिंग, ये हर में होंगे। और कॉस्मेटिक में भी ये चारों डिपार्टमेंट होंगे, गारमेंट में भी ये चारों डिपार्टमेंट होंगे, फुटवेयर के अंदर भी ये चारों डिपार्टमेंट होंगे, स्किन केयर के अंदर भी चारों डिपार्टमेंट होंगे। पर अपना जो मेन क्लासिफिकेशन है एंटरप्राइज का, वो किसके बेसिस पे हुआ है? प्रोडक्ट के बेसिस पे। फिर उसके अंदर फंक्शन के बेसिस पे तुम्हारा क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, अब आता है फंक्शन में वेरी अक्रॉस डिवीजन। ज़रूरी नहीं है ये चारों की चारों सेम ही हो। मतलब HR का फंक्शन तो चलो सब में सेम रहता है, मार्केटिंग का फंक्शन गारमेंटिंग और कॉस्मेटिक में अलग अलग होता है। मोर ओवर R&D का फंक्शन गारमेंट और कॉस्मेटिक में अलग अलग रहता है। तो यही बोल रहे हैं कि हर फंक्शन अपने बोलते हैं ना पर्टिकुलर डिवीजन के अकॉर्डिंग क्या होगा? थोड़ा चेंज होता रहेगा। फर्दर ईच डिवीजन वर्क एज ए प्रॉफिट सेंटर विच इज हैंडल बाय डिविजनल हेड। हर बंदा प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहा है। हर डिपार्टमेंटल हेड जो होता है ना, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने डिपार्टमेंट के प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के क्या फ़ायदे हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, उसके बारे में समझते हैं। ये अपन को प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन में हेल्प करवाता है। अपन फंक्शन में क्या देखा था? वो फंक्शन स्पेशलाइजेशन में हेल्प करवाता है। ये अपन को किस में हेल्प करवाता है? प्रोडक्ट के स्पेशलाइजेशन में। मतलब अपन लोग क्या कर पाते हैं ना, इस पर प्रोडक्ट पे फोकस कर पाते हैं। अगर मुझे लग रहा है मेरा कॉस्मेटिक बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है, तो मैं मेरे बोलते हैं ना कॉस्मेटिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करूँगी। तो इस तरह से मुझे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन में हेल्प कराता है। मोर ओवर, अब ये कॉस्मेटिक का जो बंदा होगा, वो ये चारों डिपार्टमेंट को एक साथ कंट्रोल करेगा, HR का भी, मार्केटिंग का भी, R&D का भी, परचेजिंग का। तो उस वजह से क्या होगा ना, उसका भी क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, क्योंकि उसको सारे प्रोडक्ट्स, सारे फंक्शंस को एक साथ परफॉर्म करना पड़ेगा। हाँ, ये उसके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, थोड़ा वर्क बर्डन भी हो सकता है, बट इसके कॉस्मेटिक रिलेटेड HR वाला काम, मार्केटिंग वाला काम, R&D वाला काम, परचेजिंग वाला काम, ये सारा काम एक मैनेजर समझ पाएगा। तो इस वजह से वो क्या हो जाएगा? उस पर्टिकुलर फील्ड में एकदम स्पेशलाइज हो जाएगा। फंक्शनल डिवीजन में अपन ने क्या देखा था? फंक्शनल डिवीजन में एक बंदा अगर HR का काम कर रहा है तो वो सिर्फ HR का काम ही करेगा। वो मैनेजर सिर्फ HR का मैनेजर होगा, उसके अलावा वो परचेजिंग का मैनेजर नहीं होगा। तो उस वजह से सिर्फ उसको HR की नॉलेज ही रहेगी। समझ आया? अब आगे देखो, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हेल्प इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स ऑफ डिपार्टमेंटल हेड। ठीक है, ये अपना हो गया। एज ईच हेड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट, रेवेन्यू एंड कॉस्ट, इट हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंटल हेड। देखो, हर डिपार्टमेंटल हेड अपने प्रॉफिट के लिए, अपने नुकसान के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फंक्शनल डिवीजन में क्या होता था ना, अब अपन का लॉस हुआ ऑर्गेनाइजेशन में, तो किसके वजह से लॉस हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा। पर यहाँ पे क्या होता है, हर डिपार्टमेंट की अलग अलग शीट बनती है। मुझे यहाँ पे पता चला भाई इसका 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, इसका 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ, इसको 100 रुपये का लॉस हुआ, इसको 50 रुपये का लॉस हुआ। तो अब मेरे को पता है, अब फंक्शन में तो क्या होता है ना, इसका टोटल अपन को ऑर्गेनाइजेशन का पूरा प्रॉफिट मिलता है। तो वहाँ पे तो ऐसा बोलेंगे कि भाई तुम्हारा टोटल
550 का प्रॉफिट हुआ। अब ये 550 के प्रॉफिट में किसने कितना कंट्रीब्यूट किया वो तो पता ही नहीं चलता है, बट डिवीजन में क्या होता है, सबका प्रॉफिट अलग अलग तरीके से निकलता है। तो बोलते हैं ना, इसमें अपन जिम्मेदारी दे सकते हैं, अपन इसमें फुटवेयर वाले को बोल सकते हैं कि भाई तूने कुछ गलती की, इस वजह से तेरा डिपार्टमेंट माइनस में गया। वरना अपन फंक्शनल में एक पर्टिकुलर मैनेजर को नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ पे कंबाइंड रिजल्ट आता है, जबकि यहाँ पे एक डिपार्टमेंट का अलग से रिजल्ट आता है, एक प्रोडक्ट का अलग से रिजल्ट आता है। इस वजह से यहाँ पे अपन ईजिली उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं अगर उसने कुछ गलती की, और ईजिली उसको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं जैसे इसको, अगर उसने कुछ अच्छा काम किया। ओके स्टूडेंट्स, इट प्रोवाइड्स प्रॉपर मेजर फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड असेसिंग रिजल्ट। अपन यहाँ पे रिजल्ट बहुत इजीली असेस कर पाते हैं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का रिजल्ट अलग अलग तरीके से असेस करना है। तो बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट डिवीजन अपन का क्या होता है, परफॉर्मेंस को एनालाइज करने का जो तरीका होता है वो बहुत ईजी होता है। इट प्रमोट फ्लैक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव। इसका मतलब क्या, इट प्रमोट फ्लैक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो ये डिपार्टमेंटल हेड होता है ना, ये डिपार्टमेंटल हेड, देखो इसमें क्या होता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आती है, एक्चुअली कॉस्मेटिक वाला बंदा है ना, अब कॉस्मेटिक के रिलेटेड इसको कुछ भी डिसीजन लेना है तो ये खुद से फटाफट डिसीजन ले लेता है, क्योंकि ये इसमें क्या होता है ना, सारे लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, ये लोग अपना डिसीजन फटाफट ले सकते हैं। जबकि अपन लोगों का उसमें फंक्शन में क्या होता है ना, अपन लोगों को अपने इंटर डिपार्टमेंट वालों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। उसमें बोलते हैं ना, नंबर ऑफ ऑर्डर्स लेने की जो लाइनिंग होती है वो बहुत लंबी होती है, तो उस वजह से उसमें बहुत डिले हो जाता है, उसमें इतना फ्लैक्सिबली अपन डिसीजन नहीं ले पाते। जबकि इसमें ये डिविजनल स्ट्रक्चर में डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा इजी है। आगे, इट फैसिलिटेट एक्सपांशन एंड ग्रोथ एज न्यू डिवीजन कैन बी एडेड विदाउट इंटरप्टिंग एक्सिस्टिंग डिवीजन। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको फंक्शनल डिवीजन में नया डिपार्टमेंट ऐड करना हो तो आप लोगों के लिए बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उसके अंदर तो फंक्शन के बेसिस पे क्लासिफाइड है, तो एचआर वाले को भी अलग से काम करना पड़ता है। जबकि डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन में देखो ये 4 पार्ट तो है, उसमें अपन लोगों को ये 4 पार्ट को छेड़ना ही नहीं होता, अपन 5वां प्रोडक्ट ऐड कर देंगे, हम लोग बोल देंगे भाई हमको सोप में भी काम करना है। आई नो वो स्किन केयर में आता है, मैं सिर्फ तुम लोगों को एक आइडिया दे रही हूँ कि भाई हम लोगों को चलो इसमें भी काम करना है, तो भाई सोप और इसमें भी काम करना है, मतलब एक्सेसरीज में भी काम करना है, चलो एक्सेसरीज में भी काम करना है। तो यार मतलब ये क्या होगा, क्या ये एक्सेसरीज में काम करने की वजह से मेरे ये 4 डिपार्टमेंट जो थे उसमें कुछ भी डिस्टर्बेंस आएगा? नहीं, क्योंकि ये एक्सेसरीज का डिपार्टमेंट यहाँ पे अलग से ऐड हो जाएगा, इसके अलग से एचआर का रोल होगा, इसमें अलग से प्रोडक्ट वाला बंदा होगा, इसमें अलग से मार्केटिंग वाला बंदा होगा। तो मेरा एक्सपांशन में, जब मैं एक्सपांशन करूँगी और मेरा अगर स्ट्रक्चर डिविजनल स्ट्रक्चर है, तो मेरे बोलते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टिंग डिविजन्स को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सबसे बड़ा फायदा इसका ये है। आगे डिसएडवांटेजेस, ऑब्वियसली बात है डिविजन्स अलग अलग है, तो फंड एलोकेशन के टाइम, फंड कि कौन से डिपार्टमेंट को कितना फंड मिले, तो उसके टाइम थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। मोर ओवर, एक डिवीजन वाला जैसे कॉस्मेटिक वाला खुद का प्रॉफिट कमाने के लिए कभी कभी गारमेंट वाले को लॉस में डाल सकता है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रही हूँ वापस समझ लो, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है डिफरेंट डिपार्टमेंट में इन टर्म्स ऑफ फंड्स की किसको कितना पैसा मिलना चाहिए। मोर एवर, कभी कभी एक डिपार्टमेंट वाला खुद के बेनिफिट के लिए दूसरे डिपार्टमेंट की बोलते हैं ना प्रॉफिट को स्टेक पे ला सकता है। आगे, इट में लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट। देखो यार, इसमें इंक्रीज इन कॉस्ट है यार, कॉस्मेटिक वाले में भी तुम एचआर डिपार्टमेंट डाल रहे हो, तुम लोग गारमेंट में भी एचआर डिपार्टमेंट डाल रहे हो, तुम लोग फुटवेयर में भी एचआर डिपार्टमेंट, स्किन केयर में भी एचआर डिपार्टमेंट डाल। इससे अच्छा एक ही एचआर डिपार्टमेंट रखो जो सारे एम्प्लॉयज़ को हैंडल करे। बिकॉज तुम लोगों ने इतना डिवीजन कर लिया और हर डिवीजन के अंदर अलग अलग काम हो रहा है, तो उस वजह से क्या हो रहा है, डुप्लीकेसी आ रही है। एचआर का जो काम है वो तो चारों डिपार्टमेंट में सेम है, तो आप लोगों को यहाँ पे क्या आ रही है, डुप्लीकेसी आ रही है। तो यहाँ पे इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, इसकी वजह से डुप्लीकेसी ऑफ एक्टिविटीज़ होता है। आगे, यहाँ पे क्या होता है ना, मैनेजर्स के पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी होती है। मैनेजर को ऐसा लगने लगता है कि भाई वो ही कंपनी का क्या है, ओनर है। तो धीरे धीरे बिकॉज वो बोलते हैं ना मैनेजर सारे फंक्शन हैंडल कर रहा है, तो उसको लगता है कि सारी ऑटोनॉमी, सारी इंडिपेंडेंस मेरे हाथ में, और कभी कभी वो ऐसे डिसीजन ले जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में। इट प्रोवाइड्स मैनेजर विद द अथॉरिटी टू सुपरवाइज ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू पर्टिकुलर डिवीजन। इन कोर्स ऑफ टाइम सच अ मैनेजर में गेन पावर एंड इन अ बिट ऑफ असर्ट इंडिपेंडेंस में इग्नोर ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। बिकॉज सारे के सारे फंक्शंस उसी के हाथ में, उसके ऊपर कोई भी बोलते ना निगरानी रखने वाला नहीं है, तो हो सकता है कभी उसके मन में लालच आ जाए, कभी वो गलत तरीके से काम करने लग जाए और वो अपनी कंपनी के इंटरेस्ट को भूल जाए। तो ये भी तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। राइट स्टूडेंट्स, इतना समझ आया क्या क्या है एडवांटेजेस में? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन में हेल्प करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्टैब्लिश करने में हेल्प करवाता है, प्रॉपर मेजरमेंट प्रोवाइड करता है परफॉर्मेंस के लिए, फ्लैक्सिबल और इनिशिएटिव है, ये फ्लैक्सिबिलिटी और इनिशिएटिव
इनिशिएटिव प्रोवाइड करता है और एक्सपांशन के टाइम दूसरे डिपार्टमेंट को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है। डिसएडवांटेज क्या है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है फंड का एलोकेशन के टाइम, दूसरा कॉस्ट इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ डुप्लीकेसी ऑफ वर्क, और तीसरा क्या है, मैनेजर्स के पास इतनी अथॉरिटी आ जाती है कि वो शायद कंपनी के प्रॉफिट को, कंपनी के इंटरेस्ट को कभी कभी स्टेक पे लेके आ जाते हैं। ये कहाँ पे सूटेबल है, बहुत सिंपल चीज़, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग अलग वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट है वहाँ पे, और ऐसी कंपनी जो फ्यूचर में जाके और प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने वाली है वहाँ पे ये सूटेबल है। वापस देख लो, दिस स्ट्रक्चर इज सूटेबल इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग मल्टी प्रोडक्ट फॉर ऑफ डिफरेंट लाइन प्रोडक्ट रिक्वायरिंग प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन वाली कंपनी ये वाला स्ट्रक्चर ऑप्ट करेगी। ग्रोइंग कंपनी जो ग्रो कर रही है और इंटेंड्स टू ऐड मोर लाइन, और आगे जाके वो और प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहती है फ्यूचर में, वो भी ये वाला स्ट्रक्चर ही फॉलो करेगी। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ आया। अब आते हैं दो टाइप की ऑर्गेनाइजेशन पे, एक होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक होती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब तुम लोग कंफ्यूज मत होना, स्ट्रक्चर तो दो टाइप के ही होते हैं, एक होता है फंक्शनल और एक होता है डिविजनल। ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप की होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर फंक्शनल भी हो सकता है, डिविजनल भी हो सकता है। इनफॉर्मल में भी डिविजनल या फंक्शनल दोनों ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी हो सकती है। ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके अंदर बहुत क्लियरली ये बताया जाता है कि भाई ये टॉप पे है, ये मिडल पे है, ये बॉटम पे है, इसको इसकी अथॉरिटी, इसके पास इतनी अथॉरिटी है, इसको इतना काम करना है, इसको इससे ऑर्डर लेना है, इसको ऑर्डर देना है। ये सारी चीज़ें जब एकदम क्लियरली मार्क लो तो उसको हम बोलेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अपन रिलायंस का एग्जाम्पल लेते हैं, रिलायंस में बहुत ज़्यादा क्लियरली डिमार्केटेड है कि कौन कौन से लेवल पे काम करेगा, तो वो कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। और उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका स्ट्रक्चर डिविजनल स्ट्रक्चर है। एक बार चेक करना गूगल पे, तुम लोगों को समझ आएगा, ठीक है। Formal organization structure refers to structure that is designed by management to accomplish organizational goal. In a formal organization, the boundaries of authority and responsibility is clearly defined and there is systematic coordination among various activities to achieve organizational objective. क्या बोल रहे हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए एस्टैब्लिश की जाती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है वो इजीली अचीव हो जाए। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक बाउंड्री सेट करता है कि किसके पास कितनी अथॉरिटी है, किसके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसमें ये बिकॉज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना बहुत ईजी हो जाता है। और अगर कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश ईजिली हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव भी बहुत ईजिली अचीव हो पाएंगे। आगे आते हैं फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें फर्स्ट लाइन तो यही आएगी भाई, क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर इंडिविजुअल को पता है कि उसके पास कितनी अथॉरिटी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इट क्लियरली डिफाइंस द लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी इंडिविजुअल इन ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, इट इज़ अ मीन टू अचीव ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन द प्लान। प्लान्स में जो ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई किए गए उसको अचीव करने का एक ज़रिया है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने क्या बोला, तुम लोगों ने जो प्लानिंग की है उस प्लानिंग में जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने का ज़रिया है तुम्हारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ इम्पर्सनल एंड डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। ये चीज़ ध्यान रखना, ये इम्पर्सनल है, ये लोगों के इमोशंस को इंपॉर्टेंस नहीं देता, ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को इंपॉर्टेंस देता है। ये जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है लोगों के इमोशन के बेसिस पे नहीं बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई एक बंदा बहुत हार्ड वर्किंग है तो उसको हम लोग टॉप लेवल पे लेके आ जाएंगे, नहीं भाई, तू बॉटम पे ही रहेगा। यहाँ पे किस बेसिस पे काम होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने का मेन पर्पस होता है। आगे, इट इज़ डिजाइन बाय टॉप मैनेजमेंट। ये फॉर्मल स्ट्रक्चर डिजाइन कौन करता है, टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि किसके पास कितनी अथॉरिटी होगी, कौन किसको रिस्पॉन्सिबल होगा। इट इज़ क्रिएटेड विद द मोटिव ऑफ अचीविंग इसका मेन मोटिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। वापस एक बार करते हैं, ये क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है। ये जो ऑब्जेक्टिव्स है अपन के हैं उसको अचीव करने का एक ज़रिया है। ये इम्पर्सनल है, इसके अंदर इमोशन की कोई वैल्यू नहीं है। ये टॉप मैनेजमेंट डिज़ाइन करता है और इसका मेन पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। आते हैं एडवांटेजेस पे। ईजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज यहाँ पे क्लियरली पता है कि टॉप पे कौन है, बॉटम पे कौन है, मिडल पे कौन है, तो गड़बड़ कहाँ हो रही है उसको ट्रैक करना बहुत ईजी होता है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना कि भाई गड़बड़, अगर इसने गड़बड़ की है तो इसको अपन बोलते हैं ना ब्लेम डालेंगे, तो यहाँ पे ईजीली अपन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं बिकॉज म्यूचुअल रिलेशनशिप बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश है। मोर ओवर यहाँ पे डुप्लीकेसी ऑफ वर्क नहीं होता क्योंकि यहाँ पे एकदम क्लियरली अपनी लाइन ऑफ अथॉरिटी डिसाइडेड है, किसको क्या काम करना है वो एकदम क्लियर रहता है, तो डुप्लीकेशन नहीं होता
होता है वर्क के अंदर। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक बंदे को एक बंदे से ही ऑर्डर मिल रहा है, ऐसा नहीं एक बंदे को 4 बंदे से ऑर्डर मिल रहा है। यूनिटी ऑफ कमांड मेंटेन रहता है। आगे इफेक्टिव अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल, गोल्स एकदम इजीली अचीव हो जाते हैं। आगे प्रोवाइड स्टेबिलिटी ऑन ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की तरीके से काम करती है ना, उसमें थोड़ा स्टेबल मैनेजमेंट रहता है, उसमें उसको पता ही होता है कि इसको इस तरह से काम करना है, इस तरह से उसको आगे बढ़ना है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, गोल्स अचीव करने में हेल्प करवाती है, यूनिटी ऑफ कमांड प्रोवाइड करती है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क अवॉइड करवाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करने में हेल्प करवाती है। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस मतलब भाई क्या क्या डिसएडवांटेज है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। इट मे लीड टू प्रोसीजरल, एक्चुअली इसमें क्या होता है ना, बहुत जैसे टॉप लेवल के अंदर भी बहुत सारे लोग होते हैं, फिर मिडिल लेवल में बहुत सारे लोग होते हैं, फिर आता है बॉटम लेवल में बहुत सारे लोग होते हैं। अब ये जो नीचे वाला बंदा है, इसको अगर कोई एकदम अर्जेंट डिसीजन लेना है तो पहले इसको इससे बात करनी पड़ेगी, फिर इसको मिडिल से बात करनी पड़ेगी, फिर मिडिल को भी यहाँ पे एक बंदा होगा उससे बात करनी पड़ेगी, फिर टॉप तक बात जाएगी। तो वो अर्जेंट डिसीजन जो आज ही लेना था, इतना लंबा प्रोसीजर की वजह से वो क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। तो क्या हो रहा है, मे लीड टू डिले हो जाता है, क्योंकि बिकॉज तुम लोगों की लाइन इतनी लंबी है, इतना प्रोसीजरल तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन है। रिजिड पॉलिसी रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, तुम लोगों की यहाँ पे फॉर्मल में क्या होता है ना, तेरे को ये काम करना है, तेरे को ये काम करना है, तुझे इस तरह से काम करना है, तुझे इसी तरह से काम करना है। तो ये रिजिड पॉलिसीज़ की वजह से तुम लोगों के एम्प्लॉयज़ की जो क्रिएटिविटी है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। यहाँ पे ज़्यादा एम्फेसिस स्ट्रक्चर है, मोर एम्फेसिस ऑन द स्ट्रक्चर एंड वर्क रादर देन ह्यूमन रिलेशनशिप। यहाँ पे तुम्हारे काम पे और किस तरह से तुम लोगों को किसको रिपोर्ट करना है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है रादर देन तुम लोगों के रिलेशनशिप पे। तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड करोगे ना, तो वो एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो बहुत ज़्यादा रहेगा। एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब एम्प्लॉय आपकी कंपनी को बहुत ज़्यादा छोड़ के जाएंगे। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन ने क्या पढ़ा। एक होता है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो अपन अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रोडक्ट के बेसिस पे डिवाइड करते हैं और हर प्रोडक्ट के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अपन अपॉइंट करते हैं। जैसे ये 4 डिपार्टमेंट इसमें है तो ये 4 डिपार्टमेंट इसमें भी होंगे। फिर आगे अपन ने क्या देखा कि भाई प्रोडक्ट क्या क्या एडवांटेजेस है। अगर आपको प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन चाहिए तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बहुत ज़्यादा इजी है, तुम्हारी परफॉर्मेंस को मेजर करना इजी है। ये फ्लैक्सिबिलिटी और इनिशिएटिव को प्रमोट करता है। एक्सपांशन के टाइम तुम लोगों को दूसरे डिपार्टमेंट को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट कब अराइज हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट जब अपन लोग एलोकेट करते हैं फंड, तब दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे डुप्लीकेसी ऑफ वर्क है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट में भी एचआर है, दूसरे डिपार्टमेंट में भी एचआर है। उसके बाद थर्ड पार्ट मैनेजर्स के पास इतनी ज़्यादा पावर आ जाती है, कभी कभी वो उसको ऐसा लगता है वो खुद ही ओनर है, तो उस वजह से कभी कभी वो कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट को भूल जाता है। आगे सूटेबिलिटी, दिस स्ट्रक्चर इज सूटेबल इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग ये कहाँ पे, जब मल्टीपल प्रोडक्ट में हो तो ये वाला स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सूटेबल बात है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिविजनल भी हो सकता है, फंक्शनल भी हो सकता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिसके अंदर क्लियरली लाइन है कि भाई इसको ये काम करना है, इसकी अथॉरिटी इतनी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है। इसमें फ़ायदे क्या क्या थे, क्लियर लाइन है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अपन लोगों को ये एक ज़रिया है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का। इसमें ह्यूमन फीलिंग्स की ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं होती। ये टॉप लेवल डिज़ाइन करता है, इसका मेन काम है, मेन पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। एडवांटेजेस क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना इजी होता है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क अवॉइड होता है, यूनिटी ऑफ कमांड मेंटेन रहता है, गोल्स इजीली अचीव हो पाते हैं और स्टेबिलिटी रहती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। डिसएडवांटेजेस क्या है, यहाँ पे चेन ऑफ कमांड इतना ज़्यादा लंबा है कि तुम्हारे कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन में डिले हो जाता है। रिजिड प्रोसीजर्स की वजह से क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ज़्यादा एम्फेसिस स्ट्रक्चर और वर्क के ऊपर है रादर देन ह्यूमन रिलेशन, जिस वजह से एम्प्लॉय टर्नओवर रेट मतलब एम्प्लॉय आपकी कंपनी को बहुत ज़्यादा छोड़ के जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये पार्ट यहाँ पे खत्म हुआ। अब अपन लोगों का आई गेस 1 या 2 दिन के लेक्चर्स बाकी है, वो हो जाएंगे। उसके बाद मैंने आप लोगों को जैसे मैसेज किया था, अपन लोग क्या चालू करेंगे, केस स्टडीज़ चालू करेंगे। ठीक है, तो केस स्टडीज़ में सबसे पहले चैप्टर 5 से ही चालू करूँगी, तो अपना प्लीज़ सारे वीडियोस देख के रखना ताकि केस स्टडी तुम लोगों को समझ आए।